तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब जो हम बात करेंगे, जैसे हमने कल जो बात की थी वो बात की थी किसकी। हमने मेल का एक्सटर्नल जैसे कि स्क्रॉटम के बारे में बात किया था। स्क्रॉटम के बाद हमने टेस्टिस के बारे में बात की थी। टेस्टिस के अंदर पार्ट्स देखे थे हमने, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब बच्चों जो हम बात करने वाले हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है बाबू, वो है हमारा एसेसरी एसेसरी डक्ट्स। व्हाट? एसेसरी डक्ट्स। अब हम बात करेंगे बच्चों एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ये डक्ट्स क्या होती हैं? छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ये जो पाइप होता है बच्चों, इसकी क्या जिम्मेदारी है? ओके, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहली बार कि ये जो एसेसरी डक्ट्स होते हैं, इन एसेसरी डक्ट्स के बारे में क्या खासियत होती है, ये डक्ट्स होती क्या हैं बच्चों? स्पर्म को प्रोड्यूस कराने वाला कौन? आपका आंसर होगा सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाने वाला स्पर्मेटोगोनिया। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाया जाने वाला स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया ने जब आपको स्पर्म तैयार कर दे दिया, जब स्पर्म तैयार हो गया, तो अब उस स्पर्म को क्या करना है? उसको पेनिस तक लेकर आना है। ठीक है, तो मेल का जो एक्सटर्नल पार्ट पेनिस होता है, वहां तक स्पर्म को लाने वाली एसेसरी डक्ट्स होती हैं बच्चों। कौन होती हैं? एसेसरी डक्ट्स होती हैं। इसमें आपको जो नाम पढ़ने होते हैं वो क्या क्या हैं वो देख लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम बच्चों आता है कौन? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, ठीक है। या इसी के अंदर इसका दूसरा नाम आप पढ़ेंगे ट्यूबुलाई रेक्टाई या रेक्टी। रेटी टेस्टिस के अलावा बच्चों हम पढ़ते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस। इसके अलावा हम पढ़ते हैं वासा एफेरेंशिया। एफेरेंशिया। वास डिफरेंस। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के अलावा बच्चों हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा। ओके, तो ये वो हमारे पाइप्स हैं जो स्पर्म को कैरी करते हैं, पेनिस तक लेकर आते हैं और पेनिस से फिर उसको बाहर इजैकुलेट करवाते हैं। ये वो रास्ता है, ये वो डक्ट्स हैं। इन सब के बारे में आपको छोटा छोटा डिटेल पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन एसेसरी डक्ट्स की। एसेसरी का मतलब होता है जो मदद करें। ओके, और मदद क्या कर रहे हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन बच्चों कहाँ हुआ? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? आपने बोला कि सर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है कहाँ? कहाँ? कहाँ बताइए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी कौन? जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले रेटी टेस्टिस के बारे में। बच्चों रेटी टेस्टिस जो होते हैं ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा कि ये जो इमेज है हमारे पास, इमेज जो है इसको मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कुछ पार्ट्स। जैसे इसमें जो ये मेन पार्ट है आपका, ये दिखाई दे रहा होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो टेस्टीज है, टेस्टीज के अंदर बच्चों जो हमें देखना होता है वो देखना होता है कि व्हाट डू वी मीन बाय रेटी टेस्टीज। बच्चों ये जो रेटी टेस्टीज होते हैं, रेटी टेस्टीज जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर, कहाँ? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म तैयार होता है उसको वासा एफेरेंशिया नाम की जो स्पर्म डक्ट होती है, यहां तक लाने के लिए जो ब्रिज होता है,
जो सबसे पहला पार्ट होता है टेस्टिस के अंदर, जो ये छोटे 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 ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल से, कहां से, टेस्टिकुलर लॉब्यूल से हमारे स्पर्म को लाकर कहां लेकर आता है, वासा एफेरेंशिया में। कहां लेकर आता है, वासा एफेरेंशिया में। ओके, तो वासा एफेरेंशिया तक लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी होती है भाई, रेटी टेस्टिस की होती है। बच्चों रेटी टेस्टिस के बाद वासा एफरेंशिया से जो स्पर्म पहुंचता है, वासा एफरेंशिया से जो स्पर्म पहुंचता है वो कहां पहुंचता है, वो हमारे जो टेस्टिस का पोस्टीरियर पार्ट होता है, टेस्टिस का पोस्टीरियर पार्ट, ये टेस्टिस है, आगे वाला एंटीरियर पार्ट और पीछे वाला बच्चों ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टेस्टिस का, पोस्टीरियर पार्ट पे आपको देखने को मिलेंगे क्या, कॉइल्ड आपको मिलेगा देखने को। ये क्या होता है, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका एपिडाइडमिस। क्या कहलाता है ये, एपिडिडाइमिस भी पढ़ते हैं इसको हम, क्या पढ़ते हैं इसको, एपिडिडाइमिस। तो बच्चों ये जो एपिडिडाइमिस होता है, एपिडिडाइमिस तक स्पर्म को लाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्पर्म को एपिडाइडमिस तक लाने की जिम्मेदारी होती है वासा एफरेंशिया की। किसकी होती है, वासा एफरेंशिया की। और वासा एफरेंशिया में स्पर्म कहां से आ रहा है, रेटी टेस्टिस से आ रहा है। और रेटी टेस्टिस में स्पर्म बच्चों कहां से आता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल से आता है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बच्चों स्पर्म तैयार हो रहा है। और जब स्पर्म तैयार हो चुका होता है तो इसको बाहर आना है, और बाहर लाने के लिए ये हमारे पास एसेसरी डक्ट्स होती है। ठीक है, तो एपिडाइडमिस होता है, कौन होता है बच्चों, एपिडाइडमिस होता है। ओके, और एपिडाइडमिस के बारे में, एपिडाइडमिस से फिर जो एक लंबी सी बड़ी सी डक्ट निकलती है, जो हमारी डक्ट अपवर्ड चल रही है, ये जो लंबी सी डक्ट है, जो हमारे, ये आपको ब्लैडर दिखाई दे रहा है जिसमें पेशाब होता है, यूरिनरी ब्लैडर। बच्चों इस ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है, इसके जस्ट ऊपर से कॉइल करते हुए, जस्ट ऊपर से दोनों तरफ से कॉइल करते हुए जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस आएगा। ओके, दोबारा से मैं आपको ये रास्ता बताता हूं, दोबारा सुनेंगे कि होता क्या है। कि जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर हमने कल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देखा था पिछले लेक्चर में, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म तैयार किया, उसको पीनिस तक लाना है। पीनिस तक लाने के लिए बच्चों कौन होती है, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ये स्पर्म डक्ट्स होती हैं। सबसे पहली डक्ट जो स्पर्म को बाहर लाने की पहल करती है वो है रेटी टेस्टिस या ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये जो रेटी टेस्टिस होता है बच्चों, टेस्टिकुलर लॉब्यूल से स्पर्म को निकालकर कहां लाता है, वासा एफरेंशिया की तरफ लेकर आता है। कहां लेकर आता है, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया से कहां जाता है, एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस से फिर निकलकर जाता है कहां, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कॉइल करते हुए ऊपर निकलता है किसके, यूरिनरी ब्लैडर के, और ये खुलता है कहां, ये खुलता है कहां, यूरेथ्रा में। कहां खुलता है बच्चों, ये खुलता है यूरेथ्रा के अंदर। ओके, कहां खुलता है, यूरेथ्रा के अंदर खुलता है सर। यही जो बच्चों यूरेथ्रा के अंदर खुल रहा है, ये अकेला नहीं खुलता है। आपको यहां ये कुछ आपको यहां ये कुछ येलो कलर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ये जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये होते हैं पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स। अभी इनका फंक्शन पढ़ेंगे, आगे आने वाला है ग्लैंड्स का। सेमाइनल वेसिकल का जो बच्चों ओपनिंग होता है, सेमाइनल वेसिकल का जो ओपनिंग होता है, ये रेड वाला जो मैंने आपको दिखाया वास डिफरेंस, इसके साथ मिलकर ओपन करता है। और जब मिलकर ये ओपन करता है तो जो डक्ट तैयार होती है, कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट कैसे बनती है बच्चों, एक तो आ रहा है वास डिफरेंस का पाइप जो कॉइल कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, एक तो वास डिफरेंस का पाइप आता है, और दूसरा बच्चों जो हमारे पास ये पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल का पाइप। और बच्चों ये दोनों पाइप आपस में कन्वर्ज करते हैं,
आपस में एक जगह जुड़ते हैं, मिलते हैं और कॉमन जो एक डक्ट तैयार करते हैं। इस डक्ट का नाम बच्चों होता है क्या? इस डक्ट का नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम होता है? इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट बच्चों क्या होती है? इजैकुलेटरी डक्ट सर ये वो डक्ट है जो वास डिफरेंस जो आ रहा है एपिडाइडमिस से होता हुआ और जो हमारा सेमाइनल वेसिकल है, इन दोनों की डक्ट बच्चों जब एक जगह कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज होने के बाद जो एक कॉमन डक्ट बनती है वो इजैकुलेटरी डक्ट होती है। और फाइनली वो इजैकुलेटरी डक्ट पेनिस के सेंट्रल मोस्ट पोर्शन में, पेनिस के जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है उसमें एक ट्यूब लाइक एक पाइप होता है। ये जो पाइप है ये बच्चों क्या कहलाता है? यूरेथ्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का अगर कोई पूछे ओरिजिनेशन कहां से होता है, ये कहां से निकलता है, कहां से इसकी स्टार्टिंग है, तो आप बोलेंगे सर जो ओरिजिनेशन है, इसका जो ओरिजिन है यूरेथ्रा का, वो कहां से होता है बच्चों? ब्लैडर से होता है। कहां से होता है? यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा का ओरिजिनेशन होता है। और फाइनली ये जो पेनिस का टिप होता है इस पर ओपन करता है। ओके, और जो ओपन करता है, ओपन करने वाला जो एरिया है, इसको ये जो यूरेथ्रा है इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। पहले बच्चों इसको समझ लो अच्छे से। ओपनिंग जो होती है यूरेथ्रा की पेनिस के सरफेस पर, टॉप पर, उसको आप क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मियाटस। और जो ये पेनिस का जो ये मस्कुलर हिस्सा होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है, देखो पाइप की ओपनिंग होगी, जो पाइप आ रहा है, और पेनिस की ओपनिंग होती है। जो पेनिस की ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं पिनाइल। पेनिस की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? पेनिस की ओपनिंग को हम बोलते हैं क्या? पिनाइल ऑरिफिस। क्या बोलते हैं? पिनाइल ऑरिफिस। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अगर पेनिस का डॉर्सल साइड देखेंगे तो ये अगर पेनिस की ओपनिंग है तो इसके जस्ट इनर साइड पर, इसके जस्ट इनर साइड पर बच्चों क्या होगा? इसके जस्ट इनर साइड पर ये किसकी ओपनिंग होगी? ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी। ओके, इन दोनों की ओपनिंग फाइनली आउटसाइड होती है और इसके जरिए क्या होगा? यूरिन भी पास होता है, स्पर्म भी पास होता है। ओके, तो यूरिन का पास करना, स्पर्म का पास करना, दोनों किसकी जिम्मेदारी है? दोनों जिम्मेदारी होती है किसकी? ये जो ओपनिंग होती है। ओके, अच्छा, यूरेथ्रा का बच्चों दूसरा नाम पूछा जाता है कि यूरेथ्रा को हम और क्या कहते हैं? कोई बताएगा? तो यूरेथ्रा को और क्या कहा जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम दूसरा नाम देते हैं यूरिनो जेनाइटल, यूरिनो और जेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? यूरिनो जेनाइटल डक्ट। तो मेल्स के अंदर यूरिनो जेनेटल डक्ट किसका नाम होता है? यूरेथ्रा का। वाई? बिकॉज ये यूरिन भी कैरी करता है और जो हमारे जेनाइटल्स होते हैं, जेनाइटल बोलते हैं टेस्टिस को नॉर्मली, तो जो जेनाइटल्स होते हैं इनसे जो केमिकल आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्म, उसको कैरी कराना वो भी यूरेथ्रा की जिम्मेदारी पेनिस के बाहर, और यूरिन को कैरी कराना वो भी जिम्मेदारी किसकी? वो भी किसकी जिम्मेदारी? यूरेथ्रा की, या फिर यूरिनो जेनेटल डक्ट। फीमेल के अंदर जो यूरिन को कैरी करने वाली डक्ट होती है वो अलग होती है यूरेथ्रा, और जो उनके अंदर ओवम कैरी करने वाली डक्ट होती है वो अलग होती है, याद रखिएगा। तो यूरेथ्रा जो नॉर्मली होता है, अगर इसका साइज पूछ लिया जाए आपसे, जो यूरेथ्रा का बच्चों नॉर्मल जो साइज होता है वो कितना होता है? करीब करीब 20 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है। कितने का? 20 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होता है। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम समझ आया होगा। फिर से देख लो दोबारा से, मैं डक्ट्स के बारे में बता रहा था। तो डक्ट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? कि टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्मेटोगोनिया है उसने स्पर्म तैयार किया, है ना? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तैयार हुआ। स्पर्म को बाहर लाने वाला सबसे पहला एसेसरी डक्ट कौन होता है? कौन होता है? ट्यूबुलाई रेक्टाई, जिसका नाम क्या होता है दूसरा? जिसका बच्चों दूसरा नाम क्या होता है? रेटी टेस्टिस। कौन होता है? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से स्पर्म बाहर आया और कहां गया? वासा एफेरेंशिया में। कहां गया? वासा एफेरेंशिया में। वासा एफरेंशिया से जो हमारा स्पर्म आया वो हमारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एक,
बच्चों ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से पर, कहां? पीछे वाले हिस्से पर, पोस्टीरियर वाले हिस्से पर। स्टेटमेंट बनती है ऐसे सवाल, और स्टेटमेंट में क्या दे देगा, सुनिए कि स्टेटमेंट दे देगा जो टेस्टिस पर जो एपिडाइडमिस है वो एंटीरियर होता है या पोस्टीरियर होता है। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले हिस्से पर होता है। कहां होता है? पीछे वाले हिस्से पर, पोस्टीरियर होता है। और बच्चों जो रेटिटेस्टिस होते हैं, रेटिटेस्टिस के अलावा हमने एपिडाइडमिस पढ़ा। एपिडाइडमिस फाइनली किस में ओपन करता है? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस कॉइल करता हुआ कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? इजैकुलेटरी डक्ट बनाने। किसके साथ इजैकुलेटरी डक्ट बनाने? तो हमें मालूम है वो भी आंसर। इजैकुलेटरी डक्ट किससे बनती है बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट सर तब बनती है जब वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल दोनों आपस में कन्वर्ज करते हैं। जो कॉमन डक्ट बनती है वो कौन सी डक्ट बनती है? उसको आप लोग नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम देते हैं भाई? इजैकुलेटरी डक्ट नाम देते हैं। तो जो कॉमन डक्ट तैयार होती है इसका बच्चों क्या नाम होता है? इसका नाम क्या होता है भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, यह हमें मालूम होना चाहिए। अब इसी के बारे में हम आपको लिखवाते हैं कि क्या क्या आपने देखा अभी तक। कि हमने देखा कि हमने क्या देखा, हमने उसको क्या देखा, देखिए कि सबसे पहले जो पाथवे है बच्चों, पाथवे जो है वो क्या क्या है? स्पर्म का कैरी होने का पाथवे। तो स्पर्म के कैरी कराने का जो पाथवे है ये कहां से स्टार्टिंग होगी देख लीजिए। तो सबसे पहले टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, यहां से स्पर्म जब बाहर आएगा तो रेटिटेस्टिस सबसे पहले उसको स्पर्म को लेकर आएंगे। बच्चों रेटिटेस्टिस से स्पर्म कहां आता है? वासा एफेरेंशिया। 10 से 12 इनका नंबर होता है। कितनी होती है ये? करीब करीब 10 से 12। वासा एफेरेंशिया। वासा एफेरेंशिया से बच्चों जो स्पर्म कैरी होता है वो कहां आता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस जो होता है बच्चों ये कॉइल्ड होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इसकी आपको लेंथ बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर की लेंथ होती है। इतना लंबा होता है ये, हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड। ओके, अच्छा एपिडाइडमिस से बच्चों जो स्पर्म कैरी होता है ये आता है आपका वास डिफरेंस में। किस में आता है? वास डिफरेंस में आता है। और वास डिफरेंस आपको मालूम है ये कॉइल्ड होता है। कॉइल्ड होता है किसके ऊपर? कॉइल्ड ओवर ब्लैडर। यो यूरिनरी ब्लैडर होता है बच्चों, तो यूरिनरी ब्लैडर में ये कॉइल कर जाएगा और कॉइल कर कर किस में ओपन करता है? यूरेथ्रा में ओपन करता है, यूरेथ्रा में। और बच्चों जो ये यूरेथ्रा में ओपन करता है, यूरेथ्रा में ओपन करने से पहले क्या बनाता है ये? आपको मालूम है इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है आपका क्या? यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले ये क्या बनाता है? बताएंगे क्या बनाता है ये बनाता है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, तो ये क्या बनाता है भाई? इजैकुलेटरी डक्ट तैयार करता है। किसके साथ इजैकुलेटरी डक्ट तैयार करता है ये भी हमें मालूम है। किसके साथ करता है? इजैकुलेटरी डक्ट सर तैयार होती है किसके साथ? सर जब सेमाइनल वेसिकल जो होते हैं, जब सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों एक साथ इकट्ठा होते हैं तो जो कॉमन डक्ट बनती है वो कौन सी डक्ट होती है भाई? वो कॉमन डक्ट होती है कौन सी? इजैकुलेटरी डक्ट होती है। ओके, ये हमें मालूम होना चाहिए इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको हमने बताई एसेसरी डक्ट्स के बारे में जो सिर्फ एक काम करती हैं, क्या? स्पर्म को कैरी कराना। अच्छा, इनमें एक सवाल पूछा जाता है। एक तो आपको मालूम होगा कि जो एपिडाइडमिस होता है ये कहां होता है? टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर। पोस्टीरियर मतलब पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे वाला सरफेस। कौन सा सरफेस? पीछे वाला, पोस्टीरियर सरफेस पर होती है बच्चों। कहां होती है? पोस्टीरियर। अल्फाज याद रखिएगा। दूसरा, इन सारी की सारी डक्ट्स में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाता है कि टेम्पररी तरीके से कहां हमारा स्पर्म स्टोर होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि टेम्पररी तरीके से जो स्पर्म स्टोर होता है वो कहां होता है बच्चों? वो स्पर्म स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में। कहां होता है? एपिडिडाइमिस में होता है। ओके, अल्फाज याद रखिएगा।
तो ये आपके पास स्पर्म डक्ट्स के बारे में अल्फाज थे। फाइनली जो यूरेथ्रा ओपन करता है वो कैसे करता है, ये भी आपको मालूम है ना, क्या होता है वो, यूरेथ्रल मियाटस। क्या होता है, यूरेथ्रल मियाटस, यूरेथ्रल मियाटस, जो ओपनिंग होती है पेनिस के सरफेस पर, जो सरफेस होता है उस पर जो ओपनिंग होगी, तो जो ओपनिंग होगी वो ओपनिंग कौन बनाता है यूरेथ्रा की, यूरिथ्रल मियाटस ओपनिंग। और जो पेनिस की ओपनिंग होती है उसको आप क्या बोलते हैं, पिनाइल ऑरिफिस। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पिनाइल ऑरिफिस। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पिनाइल ऑरिफिस बोलते हैं। तो ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए कि जो पेनिस की ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्या, पिनाइल ऑरिफिस। पेनिस की ओपनिंग को बोलते हैं हम क्या, पिनाइल ऑरिफिस, PENILE, पिनाइल, पिनाइल ऑरिफिस बोलते हैं। और जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। ओके, अल्फाज याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आगे। तो जब हम नेक्स्ट बात करते हैं वो क्या है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, और वो है कि जो मेल एसेसरी डक्ट्स देख लिए। अब हम देखते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बच्चों। जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, तो जो मेल के अंदर एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं, इनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं बच्चों, 3 मेन ग्लैंड्स होती हैं। कितनी, हाउ मेनी ग्लैंड्स आर देयर, देयर आर 3 मेन ग्लैंड्स। ओके, एक आपको मालूम होना चाहिए कौन सी ग्लैंड, जो पहली मेन ग्लैंड है वो कौन सी है, जो सबसे मेन ग्लैंड है पहली है आपके पास सेमाइनल वेसिकल। पहली कौन सी है, पहली है आपके पास सेमाइनल वेसिकल। दूसरी कौन सी है आपके पास, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी कौन सी है, दूसरी है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। 5 मिनट 10 मिनट और। दूसरी है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड। और बच्चों तीसरी होती है कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम होता है दूसरा, काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर कौन सी ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये साइंटिस्ट के नाम पर है काउपर्स ग्लैंड। इसमें सबसे कॉमन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चों, वो कौन सी ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल। कौन सी ग्लैंड, जो सबसे कॉमन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो होता है बच्चों, सेमाइनल वेसिकल के बारे में आपको क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए कि सेमाइनल वेसिकल जो होता है ये हमारे जो स्पर्म को नरिश करने के लिए जो केमिकल्स आते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए। स्पर्म जब टेस्टिस से बाहर आ गया, अब तो सर्टोली सेल्स काम नहीं करते यहाँ पर, सर्टोली सेल्स तो टेस्टिस के पीछे छूट गए वहीं, है ना। यहाँ जो सेमाइनल वेसिकल है बच्चों, स्पर्म को नरिश करने के लिए कितना प्रतिशत, टोटल का कितना % केमिकल बनाता है, टोटल का 60% जो केमिकल्स होते हैं किसके लिए, स्पर्म के नरिशमेंट के लिए, स्पर्म को चलाने के लिए, आगे मूवमेंट के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए। कितना % सेमाइनल वेसिकल केमिकल देता है, 60% केमिकल देता है। और इस सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाले केमिकल का जो पीएच होता है बच्चों ऑलमोस्ट 7.4 होता है, एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन यूं रखा जाता है बिकॉज जब स्पर्म एंटर करता है फीमेल के ट्रैक में, वेजाइना में, तो वहां का जो एनवायरनमेंट होता है वो एल्कलाइन नहीं एसिडिक होता है। कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम में स्पर्म को डैमेज हो सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो केमिकल जो सेमाइनल वेसिकल से आ रहा है, ये केमिकल कैसा होता है, ये केमिकल बच्चों होता है एल्कलाइन, ताकि न्यूट्रल कर सके। ओके, ये अल्फाज याद रखिएगा। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या है सेमाइनल प्लाज्मा का।
कंपोजिशन की बात करें अगर हम सेमाइनल प्लाज्मा की या सेमाइनल केमिकल की, तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज आपको मालूम होनी चाहिए वो होती है, इसके अंदर तीन मेन केमिकल्स। एक तो ये प्रोड्यूस करता है फ्रक्टोज, याद रखिएगा क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रक्टोज, कार्बोहाइड्रेट। ये वो ग्लैंड है जो फ्रक्टोज को प्रोड्यूस करती है। सेमाइनल वेसिकल जो होती है, सेमाइनल वेसिकल का बच्चों अगर कोई लोकेशन पूछे तो लोकेशन याद रखेंगे क्या? यूरेथ्रा जो होता है, वो जो पेनिस के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाइप है उसके दोनों सरफेस पर, दोनों साइड पर पाया जाता है। कौन? सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल बच्चों पेयर में होता है। किस में होता है? पेयर में। ओके, किस में होता है? पेयर में होता है सेमाइनल वेसिकल। पहला काम तो फ्रक्टोज का प्रोडक्शन, दूसरा काम एक केमिकल निकलता है उसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज का काम हो गया एनर्जी देना है स्पर्म को। फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या करता है आप जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग होता है फूड, तो फ्रक्टोज एनर्जी दे देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स उन केमिकल्स का नाम होता है जब फीमेल के ट्रैक में, वेजाइना में स्पर्म की एंट्री होती है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल होता है वेजाइना में एंट्री करते ही जो आगे यूट्रस है, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, वेजाइना के जस्ट ऊपर के हिस्सों में आप देखोगे यूट्रस होता है, तो यूट्रस की वॉल को थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन कराना है ताकि स्पर्म आसानी से पास हो सके। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रास्ता बनाएगा बीच में। ओके, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? रास्ता बनाएगा, और वो रास्ता जो होता है स्पर्म को आगे की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है। ओके, तो स्पर्म को आगे ले जाने के लिए यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। और तीसरा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं बच्चों। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये जरूरी होते हैं, जो सीमन जो पेनिस से इजैकुलेट हो गया, निकल गया, उसको क्लॉट कर दिया जाता है। क्लॉटिंग जो हो जाती है, जो गिरते ही क्लॉटिंग हो जाएगी, वो क्लॉटिंग कराने वाला कौन होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये भी किसका पार्ट है? सेमाइनल प्लाज्मा का। ओके, इसके अलावा बच्चों जो सेमाइनल प्लाज्मा में होता है, सेमाइनल प्लाज्मा के अलावा जो दूसरा पार्ट हमने पढ़ना है सेमाइनल वेसिकल के बाद, वो हमें पढ़ना है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये सिंगल होती है, वन होती है। सेमाइनल वेसिकल दो थे, प्रोस्टेट वन होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट से जो केमिकल निकलते हैं इनका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, करीब करीब 6.8 का पीएच होता है। और इस प्रोस्टेट से जो केमिकल निकलता है, प्रोस्टेट से जो बच्चों केमिकल निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से, वो केमिकल में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ओके, सिट्रिक एसिड और कई सारे एंजाइम, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। जैसे एक एंजाइम मैं आपको बता दूं तो अमाइलेज। ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये फर्टिलाइजेशन में कहीं ना कहीं मदद करेंगे आगे चलकर। अमाइलेज का क्या काम होगा, अमाइलेज क्या करता है, वो अभी हम देखेंगे कि अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, बहुत सारे अलग अलग केमिकल एंजाइम्स होते हैं। ये कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा बच्चों जो तीसरी ग्लैंड होती है, अच्छा, प्रोस्टेट जो होता है बच्चों, ये जो केमिकल सिक्रीट होते हैं स्पर्म के साथ, उनका 30% बनाने वाला कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। कौन होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बच्चों। और जो तीसरा आपको ग्लैंड पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है बच्चों, ये भी पेयर्ड होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं, इन केमिकल्स के लिए आपको एक अल्फाज याद रखना होता है कि इन केमिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो केमिकल्स का जो मेन फंक्शन होता है, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलते हैं, इनकी मदद क्या, किस चीज की मदद करते हैं? ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो पेनिस का लुब्रिकेशन मतलब इजी मूवमेंट, जो फीमेल के विजाइना में जो पेनिस को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए जो इजी मूवमेंट होता है फीमेल के ट्रैक में,
उसके लिए जो लुब्रिकेशन कराना है, स्मूथ मूवमेंट करानी है, स्मूथ मूवमेंट के लिए जो केमिकल्स होते हैं वो कौन सीक्रेट करता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एनसीईआरटी में दे रखी है लास्ट लाइन, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कौन कराता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल्स कराते हैं। दूसरा फंक्शन होता है बच्चों जो इन केमिकल्स का, वो होता है कि स्पर्म को डैमेज से बचाना है, कि स्पर्म को कोई शेप साइज जो होता है स्पर्म का, उसको कहीं कोई डैमेज ना हो जाए। तो डैमेज से बचाने वाले भी कौन होते हैं? जो केमिकल्स हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से आते हैं। तो हमने 3 ग्लैंड्स के नाम सुने, एक सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होता है, उसके अलावा कौन होता है बच्चों? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड होता है, और तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सिंगल होता है। सब में जो मेन फंक्शन आपको पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कौन करता है, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों, जो सबसे मेन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाला केमिकल। और जो मेन अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं फीमेल के ट्रैक में, उसको कराने वाला जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये कराते हैं। ओके बच्चों, एक अल्फाज पूछा जाता है और वो ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमिनल प्लाज्मा, कि सेमिनल प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? आपने 3 ग्लैंड्स देखी, कौन कौन? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनसे निकलने वाले केमिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? इनसे निकलने वाले ही केमिकल्स को हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। और बच्चों, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ अगर मैं स्पर्म को ऐड कर दूं, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ अगर स्पर्म को ऐड कर दिया जाए बच्चों, तो जो तैयार होता है उसे हम बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो सीमन क्या होता है? सेमाइनल प्लाज्मा, जो आपके एसेसरी ग्लैंड से केमिकल्स निकलते हैं, सेमाइनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, और जो स्पर्म के साथ उनको ऐड कर दिया जाए बच्चों, तो जो कंपोनेंट तैयार होता है जो पेनिस से बाहर आता है, वो स्पर्म बाहर नहीं आता है, स्पर्म के साथ साथ सेमाइनल प्लाज्मा भी होता है, जिसको हम टोटल को बोलते हैं सीमेन। तो सीमेन आता है बाहर, याद रखिएगा। क्या आता है? सीमेन आता है। ओके अच्छा, पूछा जाता है सीमेन में स्पर्म के अलावा और कौन से केमिकल्स होते हैं जो हमारा जो सेमिनल प्लाज्मा है स्पर्म के अलावा। इस सेमिनल प्लाज्मा में एनसीईआरटी में एक नाम दे रखा है कि सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है? तो याद रखना, सेमिनल प्लाज्मा जो बच्चों रिच होता है किस में होता है? ये रिच होता है किस में? रिच इन 2 नाम, एक कैल्शियम रिच होता है ये, और एक फ्रक्टोस। कैल्शियम और फ्रक्टोस रिच युक्त होता है। कैल्शियम और फ्रक्टोस की मात्रा अच्छी होती है सेमिनल प्लाज्मा में। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट्स बनती है ये सवाल कि किस में रिच होता है? कैल्शियम और फ्रक्टोस में रिच होता है हमारा सेमिनल प्लाज्मा। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आज का, और वो है कि मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में बच्चों जो पेनिस है, कौन? पेनिस। जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है इसमें मेल का आता है पेनिस। इस पेनिस को बनाने वाले स्पेशल टिश्यू होते हैं बच्चों। जो पेनिस होता है, पेनिस को बनाने वाले स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कैसे टिश्यू? इरेक्टाइल टिश्यू। ये इरेक्टाइल टिश्यू टोटल कितने होते हैं बच्चों? इरेक्टाइल टिश्यू का कोई नंबर पूछे आपसे तो टोटल पेनिस में पाए जाने वाले कितने इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं? 3। हाउ मेनी? जो 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इनमें 2 होते हैं डॉर्सल सरफेस पर। डॉर्सल मतलब जो पेनिस का ऊपर वाला, जो पेनिस का ऊपर वाला हिस्सा होगा, यहां 2 इरेक्टाइल सिलेंड्रिकल टिश्यू होते हैं। 2 सिलेंड्रिकल टिश्यूज होते हैं। एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है पिंक कलर में, ठीक है। तो 2 इरेक्टाइल टिश्यूज जो होते हैं, ये जो आपको टिश्यूज दिखाए जाते हैं यहां, कौन से टिश्यूज? जो ये 2 इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा 2 इरेक्टाइल टिश्यूज डॉर्सल सरफेस पर होते हैं। कौन से सरफेस पर? डॉर्सल। डॉर्सल सरफेस पर जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, इन टिश्यूज का नाम होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा।
क्या नाम होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये डॉर्सल ऊपर सरफेस पर होते हैं। कहां? ऊपर सरफेस पर। ऐसे ही एक नीचे के सरफेस पर होता है, एक नीचे के सरफेस पर होता है। जो नीचे वन वेंट्रल जो होता है, वेंट्रल सरफेस पर जो होता है उसका नाम होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या नाम होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इन दोनों का मेन फंक्शन होता है पेनिस को इरेक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है, पेनिस को स्ट्रेट इरेक्ट कराने के लिए, ताकि स्पर्म को आसानी से फीमेल के ट्रैक में वेजाइना में पास किया जा सके। तो ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ओके, क्या करने वाले? इरेक्शन कराने वाले इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। इस पेनिस की जो स्किन होती है, स्किन, उस स्किन को हम क्या बोलते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। उसको आप बोलते हैं ग्लान पेनिस। और जो पेनिस का आगे वाला सरफेस होता है, जो आगे ब्रॉड वाइड सरफेस होता है बच्चों, इस वाइड सरफेस को क्या कहा जाता है? इस वाइड सरफेस को कहा जाता है क्या? प्रीप्यूस। प्रीप्यूस या फोर स्किन। क्या कहा जाता है? फोर स्किन। ये कैसा होता है? ये आपका सेंसरी होता है। ये सेंसरी होता है, ये सेंस करता है जो मेल को सेक्सुअल अराउजल होता है, जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है, तो उसके लिए ये जो मेन टिश्यूज होते हैं ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जेनेटिलियम आपको पेनिस के बारे में, इरेक्टाइल टिश्यूज के बारे में पता होना चाहिए। डॉर्सल पर 2, वेंट्रल पर 1, डी से डॉर्सल, डी से 2 होते हैं। ओके, तो ये हमने मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मेल में एसेसरी ग्लैंड्स और मेल में एसेसरी डक्ट्स देखे। अगले लेक्चर में बच्चों जो हम देखने वाले हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहां हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। ओके।